हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी सॉवरेनिटी इज द न्यू ऑयल। सॉवरेनिटी तो आप सबको पता होगा जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा होगा। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट पावर जो किसी कंट्री के पास है, किसी और कंट्री से उसको डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा है अपने लिए, तो उसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी अगर होगा, एनर्जी सॉवरेनिटी होगा, तो वही न्यू ऑयल है। न्यू ऑयल मतलब सबसे बड़ा रिसोर्स है, ऐसा बोला जा सकता है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिहाज से आप इसको समझ सकते हो, साथ साथ आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से भी समझ सकते हो, एनर्जी के लिहाज से भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना। सेकेंड टॉपिक इज राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम इन इंडिया। डिस्पोजेबल इनकम जो इंडिया है में है वो राइज हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का पार्ट है। एंड टॉपिक नंबर 3 स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। ये प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ साथ एनर्जी टॉपिक का ही पार्ट है। साथ साथ जो भी हमने लास्ट डीसीए के सीरीज में 30 अगस्त को डिस्कस किया था, उसका आपको यहाँ मॉडल आंसर भी मिलेगा और नया प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले, वट एवर यू लर्न टूडे, वट एवर न्यू कीवर्ड्स यू लर्न टूडे, यू कैन मेंशन दोज कीवर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी आप नया वोकेबलरी आप आज सीखते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इससे आपका रिटेंशन अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर मेंस आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग योर आंसर्स। फर्स्ट राइट अबाउट द कीवर्ड्स, फर्स्ट कलेक्ट कीवर्ड्स। कितना कीवर्ड्स आपके पास है, कितना स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके पास है, कितने अच्छे सेंटेंसेस आपके पास है, फिर आपका जो आंसर राइटिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो लोग भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन इन लोगों ने स्टार्ट किया है या फिर लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको खासकर नेक्स्ट ईयर दे आर होपिंग टू राइट मेंस, दे मस्ट नोट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मे बी 3 कीवर्ड्स, 4 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स उनको अच्छे लगते हैं, नए लगते हैं, यूजेबल लगते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड उनको पहले से पता नहीं होगा, पता हो भी सकता है, और या नया वोकेबलरी जो उनको पहले से पता नहीं है। ये आप जितना सीखते जाओगे आपका लर्निंग जो है उतना इंप्रूव होते जाएगा। और आप एक पैसिव रीडर बन के बैठे रहोगे कि पैसिवली यू आर जस्ट लिसनिंग, ऑब्वियसली इट हेल्प्स, बट अगर आप साथ में अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कीवर्ड्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटा नोट्स भी बनाते हो, है ना, दैट विल नॉट टेक यू अदर टाइम, मतलब आपको अलग से टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस कीवर्ड्स लिखना है और बाद में आप कीवर्ड्स का मतलब लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। एनर्जी सॉवरेनिटी इज द न्यू ऑयल। एनर्जी सॉवरेनिटी जो है वो नया ऑयल है। तो ये एडिटोरियल है, ये डिस्कस करता है कि एनर्जी सॉवरेनिटी क्या है। सॉवरेनिटी का मतलब आपको सबको पता है। सॉवरेनिटी का मतलब सुप्रीम पावर, एक सुप्रीमेसी होनी चाहिए आपके पास, स्वायत्ता होनी चाहिए, अगर हिंदी में बोले तो आपके ऊपर किसी और कंट्री का कंट्रोल नहीं रहे। तो अभी वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो चुका है, सप्लाई चेन फ्रेजाइल हो चुका है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है, खासकर इंपोर्टेड ऑयल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड। यूएस ने हम पे प्रेशर क्यों बढ़ाया है, 50% टैरिफ क्यों बढ़ाया है? क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, बट ऑयल तो हम खरीदते ही रहते हैं। रशिया से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि किसी और कंट्री से पहले खरीद रहे थे जो महंगा हो रहा था। धीरे धीरे हम अलग अलग कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। क्रूड ऑयल क्यों खरीदते हैं? क्रूड ऑयल एंड गैस, दैट इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन, दोनों का आप एक साथ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। ये हाइड्रोकार्बन हमारे एनर्जी सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इज द न्यू ऑयल मतलब न्यू बिग थिंग। न्यू बिग थिंग क्या है कि अगर हम एनर्जी में सॉवरेनिटी लेके आते हैं, यह आर्टिकल पूरा डिस्कस करेगा हिस्टोरिकल शॉक्स 1973 से लेकर के, और अभी यूक्रेन वॉर हो रहा था, और साथ में आइबेरियन पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला का ब्लैकआउट, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आइबेरियन पेनिनसुला क्या है वो भी डिस्कस किया जाएगा। इंडियाज राइजिंग ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 2018-19 में 83.8% ऑफ क्रूड ऑयल जितना हमें रिक्वायर्ड है उसका हम इंपोर्ट कर रहे थे, और अभी 2024-25 में 88.2% ऑफ रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करके मीट कर रहे हैं। इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 85% ऑफ क्रूड ऑयल एंड मोर देन 50% ऑफ द नेचुरल गैस। 50% से ज्यादा नेचुरल गैस जो चाहिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये डिपेंडेंसी है, और इतना ह्यूज डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है,
कि हमें पैसा देना पड़ता है उनको इंपोर्ट करने के लिए, एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है कि कभी ये इंपोर्ट अचानक से बंद हो जाए ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, ड्यू टू अलग फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन्स, और हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। ऐसा होना बहुत मुश्किल भी नहीं है। इंडियाज एनर्जी डिपेंडेंस, इंपोर्ट बिल, एक तो पैसा बहुत लगता है। टोटल इंपोर्ट्स हम लोग हमारा $677 बिलियन का था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का उसमें ये टोटल है, ये सिर्फ एनर्जी का इंपोर्ट नहीं है, टोटल इंपोर्ट है। सिर्फ एनर्जी का इंपोर्ट जो अगर हम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बोले, हाइड्रोकार्बन जो बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट हमारा कितना था, $170 बिलियन, ऑलमोस्ट इसका 25%, ऑलमोस्ट डिवाइड बाई 4। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या होता है, फॉरेक्स आउटफ्लो। अगर ये पैसा हमें किसी और को देना है तो ये पैसा हमारे से निकल के किसी और कंट्री के पास जा रहा है। ये पैसा, ये डॉलर में पैसा हमने किसी और कंट्री से सामान, गुड्स और सर्विसेज बेच बेच के कमाया है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बना है जो कि आउटफ्लो हो रहा है। रुपी पर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास अगर डॉलर कम होते जाएगा तो डॉलर और रुपी में, डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपी वीक होते जाएगा, ट्रेड का डेफिसिट होता जाएगा, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता जाएगा, ऑयल प्राइस हाई होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर सेक्टर में बढ़ेगा, मैक्रो इनस्टेबिलिटी आएगी। हम मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मैक्रो इनस्टेबिलिटी आएगी, वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक, ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक अन्य बहुत सारे रीजन की वजह से बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। ग्लोबल एनर्जी रियलिटी, फॉसिल फ्यूल डोमिनेट करता है, 80% ऑफ ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी डिमांड अभी भी फॉसिल फ्यूल में गैस तो था ही, ऑयल तो था ही, कोल भी आ जाता है ना। हाइड्रोकार्बन हम कोल नहीं लेते, उसमें सिर्फ कार्बन है। ट्रांसपोर्ट रिलायंस, मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन स्टिल रन्स ऑन हाइड्रोकार्बन्स। 90% ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोकार्बन पे चलता है। हाइड्रोकार्बन में हमारा इथेनॉल भी आ जाएगा जो कि हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, जो किस पे रन होता है, हाइड्रोकार्बन से रन होता है। Renewables growing but small. Solar and wind account for less than 10% of global mix despite rapid scaling. बहुत रैपिड तरीके से इसके स्केल अप किया गया, बढ़ाया गया, तो भी सोलर एंड विंड सिर्फ 10% ही हैं। Vulnerability to shock, even minor disruption, conflict, weather event lead to sharp price hikes. Transition gap, ambitious climate rhetoric versus slow practical shift keep the system fragile and hybrid. Historical shock reshaping energy security. 1973 oil embargo restriction. Arab oil producers imposed embargo on the US and its allies. तो पहला क्या है, हिस्टोरिकल शॉक्स रीशेपिंग एनर्जी सिक्योरिटी। 1973 में ऑयल एम्बार्गो आया, रेस्ट्रिक्शंस लगा। अरब ऑयल प्रोड्यूसर्स इम्पोज्ड एम्बार्गो ऑन द यूएस। अरब ऑयल प्रोड्यूसर्स ने एम्बार्गो लगाया, रेस्ट्रिक्शंस लगाया यूएस पे और उसके एलाइज पे 1973 में, अरेबियन कंट्रीज ने, ठीक है, ईरान ने, ऐसा भी बोल सकते हो। ट्रिगर्ड लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स ट्रिगर हुआ, अलग अलग कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना शुरू किया, पेट्रोलियम के अलावा अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया, सोर्सेज का भी डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया। 1973 में दैट वाज अ बिग शॉक। 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर आया जापान में, लेड टू ग्लोबल डिस्ट्रस्ट इन न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को लेकर डिस्ट्रस्ट हो गया, डिस्ट्रस्ट, लोग न्यूक्लियर पावर को वापस से कम करने लगे, या न्यूक्लियर पावर का यूज जो है, एक्सपेंशन जो है, स्केलिंग जो है वो कम होने लगा। 2021 टेक्सास फ्रीज, एक्सट्रीम कोल्ड वेव फ्रोज पाइपलाइंस एंड डिसेबल्ड विंड टर्बाइन इन टेक्सास। बहुत कोल्ड वेव जब होगा तो पाइपलाइन ही फ्रीज हो गई, उसके अंदर जो पेट्रोलियम है वही फ्रीज हो गया और टर्बाइंस जो हैं डिसेबल हो गई। शोड फ्रेजिलिटी ऑफ सिस्टम डिजाइन फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी नॉट रेजिलियंस। जो भी सिस्टम कॉस्ट पे डिसाइड किया गया है, डिजाइन किया गया है, रेजिलियंस पे नहीं किया गया है, वो फ्रेजाइल सिस्टम का एक फ्रेजिलिटी दिखने लगा। लेसन क्या है, नीड वेदर प्रूफ डाइवर्सिफाइड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से क्या हो गया, यूरोप 40% गैस डिपेंडेंस ऑन रशिया ended abruptly forcing record liquefied natural gas price and coal revival। रिकॉर्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। रिकॉर्ड मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ। लेसन क्या है, नो सॉवरेन एनर्जी स्ट्रेटजी कैन बी सिंगल सोर्स। नो सॉवरेन एनर्जी स्ट्रेटजी, कोई एक एनर्जी स्ट्रेटजी पे आप वर्क करो कि सिर्फ गैस से काम चला लेंगे, सिर्फ क्रूड से काम चला लेंगे,
है ना। सिर्फ कोल से काम चला लेंगे तो सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। 2025 आइबेरियन पेनिनसुला ब्लैकआउट। दिस पेनिनसुला, जिस पेनिनसुला में आप जो देख रहे हो, ये पेनिनसुला क्या है, व्हाट इज दिस पेनिनसुला? ये देखो, ये पेनिनसुला जो देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना, जिसमें स्पेन भी आता है, जिसमें पोर्टुगल भी आता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको आइबेरिया बोलते हैं, इबेरियन पेनिनसुला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इबेरियन पेनिनसुला जो है, इबेरियन पेनिनसुला में, स्पेन में, पोर्टुगल में ग्रिड्स कोलैप्स हो गए, ओवर रिलायंस ऑन इंटरमिटेंट रिन्यूएबल्स पे ओवर रिलायंस करके, जिसका डिस्पैचेबल बैकअप नहीं था, ग्रिड फेलियर हो गए और लाइट पावर कट होने लगा। लेसन क्या है, ट्रांजिशन मस्ट बी बैलेंस एंड ग्रेजुअल नॉट एब्रप्ट। अगर आप कोयले से रिन्यूएबल पर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, कल से कोयला बंद आज से ये चालू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांजिशन मस्ट बी बैलेंस्ड एंड ग्रेजुअल नॉट एब्रप्ट। ये 2025 इस साल का ये एक लर्निंग है। एनर्जी रियलिज्म एज द सर्वाइवल स्ट्रेटजी। एनर्जी रियलिज्म मींस रिकॉग्नाइजिंग दैट एनर्जी ट्रांजिशन इज अ पाथवे। अब ये इबेरियन पेनिनसुला कहाँ पे है, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप ढूंढते रह जाओगे इबेरियन पेनिनसुला कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। एनर्जी रियलिज्म, रियलिज्म में जीना है, एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो करना है, बट एनर्जी स्विच नहीं करना है कि कल से ये था आज से ये हो जाएगा। बैलेंसेस लॉन्ग टर्म डीकार्बनाइजेशन विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। डीकार्बनाइजेशन को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बना के रखना है, धीरे धीरे डीकार्बोनाइज होते जाना है। हाइड्रोकार्बन को, कोल को, फॉसिल फ्यूल को बेसिकली फेज आउट करते जाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बनाते जाना है। की लेसन्स फ्रॉम पास्ट क्राइसिस, लेसन क्या है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व होने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल है, ओवर रिलायंस ऑन गल्फ, यूएस, रशिया, इंटरमिटेंट रिन्यूएबल अंडरमाइन सॉवरेनिटी। सिस्टम मस्ट बी रेजिलिएंट टू वेदर, वॉर्स एंड शॉक, नॉट जस्ट कॉस्ट एफिशिएंट। सिस्टम जो है रेजिलिएंट होना चाहिए वेदर के लिए, वॉर के लिए, शॉक्स के लिए, सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट हो इतना काफी नहीं है। इंडियाज अप्रोच नीड्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ एनर्जी सॉवरेनिटी एंकर्ड इन डोमेस्टिक रिसोर्स, कोल, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, हाइड्रो स्टोरेज। एक स्ट्रेटजी चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एनर्जी सॉवरेनिटी चाहिए, जो डोमेस्टिक रिसोर्स में एक तरह से हमारा काम करे, एंकर्ड हो, डोमेस्टिक रिसोर्स ही उसको एंकर करे। हमारे रिसोर्स में कोयला बहुत है। बायोफ्यूल जो अभी हम लोग बना रहे हैं, बायोफ्यूल में क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, वो हमारे पास है। न्यूक्लियर स्ट्रेटजी हम वापस डेवलप कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी सॉवरेनिटी इन सब प्रोजेक्ट से आएगा। क्रूड ऑयल हमारे पास है ही नहीं, बहुत कम है, तो उससे नहीं आएगा। वो पूरा एनर्जी सॉवरेनिटी हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अचानक से नहीं, धीरे धीरे करना पड़ेगा। ट्रांजिशन मस्ट प्रायोरिटाइज रेजिलियंस, रिडंडेंसी एंड इंडिपेंडेंस ओवर स्पीड अलोन। अब टुवर्ड्स एन एनर्जी सॉवरेनिटी डॉक्ट्रिन। एनर्जी सॉवरेनिटी कैसे आएगा, कोल गैसिफिकेशन एंड इंडिजिनस एनर्जी। कोल को गैस बना दो, कोल को गैसिफाई कर दो, कोल को गैसिफाई करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। इंडिया के पास कोल का रिजर्व जो है बहुत ज्यादा है, 150 बिलियन टन है ना। पहले लिमिटेशन क्या था इसमें, एस का कंटेंट, डस्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा था, बट मॉडर्न सोल्यूशन क्या है, कोल को गैसिफाई कर दो, कोल को गैस में बना दिया जाएगा, कार्बन कैप्चर की यूज कर लिया जाएगा, सिन गैस बना दिया जाएगा। सिन गैस बार बार बोला जाता है, सिन गैस सिंथेटिक गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। मेथनॉल सिन गैस के अलावा बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन, मेथनॉल, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों को कोल गैसिफिकेशन से मिल सकता है। आउटकम, कन्वर्ट कोल फ्रॉम इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी इनटू ए स्ट्रेटेजिक एनर्जी एसेट। कोल गैसिफिकेशन, लोअर एयर एमिशन यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। आप इंडस्ट्री के अंदर कोल को गैसिफाई कर लोगे, कोल को गैस के रूप में बना लोगे, CO2 को सेपरेट कर लोगे और उसको सिक्वेस्ट कर लोगे, गैस को क्लीन कर लोगे, प्रोडक्शन में हाइड्रोजन निकलेगा, CH4 निकलेगा, CO निकलेगा, इसी को हम बोलते हैं सिन गैस। दिस गैस इज कॉल्ड सिन गैस। CO2 भी होगा, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट भी होंगे, तो ये सब काम हमें करते रहना पड़ेंगे। टुवर्ड्स एन एनर्जी सॉवरेनिटी डॉक्ट्रिन, बायोफ्यूल एंड रूरल एम्पावरमेंट। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम E20 रिड्यूसेस क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करता है। ट्रांसफर्ड 92,000 करोड़ डायरेक्टली टू फार्मर। 92,000 करोड़ डायरेक्टली किसको दिए जा रहे हैं, फार्मर को दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को यहाँ से रिड्यूस करने का काम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से किया जा सकता है, ठीक है। फार्मर्स को मिल जाए तो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स अब पैसे की दिक्कत है नहीं, तो वो इथेनॉल वाले प्लांट लगाएंगे जिससे इथेनॉल आ सके, शुगर केन, मक्का वक्का लगाएंगे, उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। सेटेट स्कीम, सेटेट मतलब सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बायो कंप्रेस नेचुरल गैस प्लांट लगाए जाएंगे, क्लीन फ्यूल प्रोड्यूस किया जाएगा, बायो मैन्योर रिच इन ऑर्गेनिक कार्बन,
है ना। रिवाइव डिग्रेड्स सॉइल इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो डिग्रेड सॉइल है उसको रिवाइव किया जाए। सिग्निफिकेंस क्या है? लिंक्स रूरल इनकम, सॉइल हेल्थ एंड नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। टुवर्ड्स एन एनर्जी सोवरेनिटी डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर पावर एज ए डिस्पैचेबल बैकबोन। न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं इस साल बजट में किसको पूछ दिया गया? न्यूक्लियर पावर को बहुत ज्यादा पूछ दिया गया। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 20,000 crore nuclear energy mission to drive R&D for SMR, small modular reactor. At least 5 indigenously developed SMR to be operational by 2033. कम से कम 5 इंडिजिनसली खुद इंडिया में डेवलप किए गए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 2033, अभी टाइम है बट ऑपरेशनल हो जाएंगे। करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी 8.8 गीगावाट है, जो सालों से स्टैग्नेंट, रुकी हुई, ठहरी हुई, पड़ी हुई है। नीड्स रिवाइवल वाया, इसमें रिवाइवल चाहिए। कैसे? एडॉप्शन ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फॉर फ्लेक्सिबल लोकलाइज डिप्लॉयमेंट, उसको फ्लेक्सिबल कहीं भी छोटे जगहों पे भी लगाया जा सकता है और लोकलाइज एरिया में लगाया जा सकता है। यूनियन बजट में इसको अच्छे से डिटेल में हमने कवर किया था। अब बजट वाला जो यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है आज भी देख सकते हैं। यूरेनियम पार्टनरशिप फॉर स्टेबल फ्यूल सप्लाई, पार्टनरशिप यूरेनियम हो स्टेबल फ्यूल सप्लाई के लिए। Roll provides reliable zero carbon base load in renewable dominated grid. What is the conclusion? India's heavy energy import dependence make sovereignty the core of national security. Sovereignty को core of national security बनाती है। Energy realism demands a balanced transition anchored in coal gasification, biofuels, nuclear and green hydrogen. एनर्जी रियलिज्म डिमांड करता है बैलेंस ट्रांजिशन, जो एंकर होगा कोल गैसिफिकेशन में, बायोफ्यूल में, न्यूक्लियर में और ग्रीन हाइड्रोजन में। जब वर्ल्ड इतना अनसर्टेन है, ट्रू पावर विल बिलोंग टू द नेशन दैट इंश्योर्ड अनइंटरप्टेड अफोर्डेबल इंडिजिनस एनर्जी एंड इंडिया मस्ट सीज द मूवमेंट टू बिल्ड दैट रेजिलियंस। सीज द मूवमेंट इज ऑल्सो अ की फ्रेज। सीज द मूवमेंट, अभी इतना टैरिफ लग रहा है तो मूवमेंट को सीज करो, आपदा को अवसर में बदलो, है ना। कोई भी एक क्राइसिस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम इन इंडिया 2025, दिस इज आवर सेकंड टॉपिक। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है आपको पता है, बहुत सारा बजट में इनकम टैक्स कम किया गया, ठीक है। अब ये पूरा ये आर्टिकल पे हम लोग बढ़ेंगे। ये आर्टिकल थोड़ा हाईलाइट करता है अनइवन अर्बन रूरल डिमांड, अर्बन और रूरल का जो डिस्पेरिटी है वो भी हाईलाइट करता है। इसको लिखने वाले हैं वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम इज एक्सपेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली इन 2025 एज कंपेयर टू 2024। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये वही पर्सन है जो अगले साल के लिए इकोनॉमिक सर्वे बनाएंगे और इस साल के लिए इकोनॉमिक सर्वे बना चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद, फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद इनको आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड चीजों में मान सकते हो, जिनके पास सारा डेटा भी होगा। 2019 में इंडिया डिस्पोजेबल इनकम पर कैपिटा कितना था? 2.11, और 2029 में कितना होगा? 4.39। 2025 में हम खड़े हैं, वहां पे होगा 3.03 यूएस डॉलर, मतलब अच्छे से बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम 2.77 से 3.03 तक आएगा और धीरे धीरे और बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बस ये एक साल का फायदा होगा, ठीक है। मेन ड्राइवर्स क्या है? इन्फ्लेशन कम हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स कट कर दिए गए, जीएसटी को भी रैशनलाइज किया जा रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार आज़ादी में इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे बोला था। अर्बन वर्सेस रूरल डिमांड, डिस्पाइट कंसर्न रेज बाय आरबीआई अबाउट वीक अर्बन डिमांड, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो बोलते हैं अर्बन कंजम्पशन वाज अंडर एस्टिमेटेड। अर्बन कंजम्पशन जो है अंडर एस्टिमेट किया गया। आरबीआई ने रिपोर्ट निकाला, आरबीआई ने बोला रूरल एरियाज में कंजम्पशन ठीक है बट अर्बन एरियाज में कंजम्पशन घटा है। कंजम्पशन मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज आप खरीदते हो उसको कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सी ये बोल रहा है कि नहीं, अर्बन एरिया का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया है, वो घटा नहीं है, डाइवर्ट हो गया। अर्बन एरिया में लोग फ्रिज एसी नहीं खरीद रहे। कितना एसी खरीदेंगे? एसी लग गया ना एक बार, हो गया। फ्रिज लग गया एक बार, हो गया। अब क्या कर रहे हैं लोग? खरीद रहे हैं, रिटेल ट्रेड में जा रहे हैं, ई कॉमर्स से जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत सारा होटल घूम रहे हैं, टूरिज्म घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, इन सब में बहुत पैसा लगा रहे हैं जिसमें यूपीआई का यूज आ रहा है। ड्यूरेबल गुड्स इतना नहीं खरीदा जा रहा, बहुत सारा बेड खरीद लो, बहुत सारा फ्रिज खरीद लो, बहुत सारा एसी खरीद लो, ये सब इतना नहीं हो रहा है। रूरल डिमांड रेजिलिएंट है ड्यू टू गुड मानसून, मानसून अच्छा है, खेती अच्छी हो रही है, खेती अच्छी होगी, फार्मर के पैसे बनेंगे, फार्मर्स के पैसे बनेंगे, रूरल डिमांड रेजिलिएंट होगा। फार्मर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम हायर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो क्रॉप्स पे होता है
उससे फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है। स्टेडी डिमांड फॉर एफएमसीजी, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या है, कुछ भी खाने पीने वाली चीजें हैं, उसके अलावा जो भी टूथपेस्ट टूथब्रश वगैरह है ना, फैशन वैशन के आइटम है, वो क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो किराना दुकान पे आपको मिलता है, वो भी उसका डिमांड भी स्टेडी है। अर्बन डिमांड मिक्स्ड है, रूरल डिमांड स्टेबल एंड रेजिलिएंट है, ऐसा ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब बोलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं, मनी लेफ्ट विद हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स हटा दो, और भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं कुछ, उसको हटा दो, जो पैसा बचेगा वो उसको क्या बोला जाएगा, उसको डिस्पोजेबल इनकम। वो पैसा आप डायरेक्टली खर्च कर पाओगे, उसको बोला जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। आप खर्च करोगे, करते समय जीएसटी लगा वो अलग बात है, बट खर्च तो कर पाओगे ना, नहीं करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। डिस्पोजेबल इनकम टोटल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ये जरूर आप याद रखिएगा। ऑब्लिगेशंस क्या है, फूड, रेंट, हेल्थ केयर, ठीक है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये तो आपको कंज्यूम करना ही है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो वो कंजम्पशन है। जो बच गया, जो कंजम्पशन के बाद आपने बचा लिया, सेव कर लिया, वो सेविंग है, सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होगा। जो आपने एफडी कर लिया, इक्विटीज में डाल दिया, किसी शेयर खरीद लिया, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, इंश्योरेंस खरीद लिया, ये सभी क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। आजकल क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट घट रहा है। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, यहां से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जीडीपी के बारे में आप सबको वैसे पता होगा, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एक साल में प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, अलग अलग मेथड से। उसमें एक एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल कंजम्पशन लिख लो, टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लो, टोटल गवर्नमेंट का खर्चा लिख लो, और साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक नेट एक्सपोर्ट ले लो। ठीक है, तो जितना खर्चा ओवरऑल इंडिया में हो रहा है, या आप खर्चा कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, ये सारा कंजम्पशन तो जीडीपी है ही। बट इसके अलावा जो चीजें एक्सपोर्ट हो गई बट इंडिया में बनी थी, उसको इंडिया के जीडीपी में काउंट होना चाहिए, इसलिए प्लस। माइनस जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उसको इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस। तो ये ऐसे करके हम जीडीपी निकाल सकते हैं। हायर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा या फिर सेविंग करोगे तो उससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, दोनों से क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेसेस को सपोर्ट होगा, है ना, इकोनॉमिक रेजिलियंस आएगी, इकोनॉमी और अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, डेड इकोनॉमी नहीं रहेगा। रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर इफेक्ट। इवन इफ डिस्पोजेबल इनकम is unchanged, high inflation reduces what household can buy. Example, 50,000 buys less food, fuel and healthcare when inflation rises. Shift in spending pattern, household cut down on non-essential discretionary item. अब स्पेंडिंग पैटर्न क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। नॉन एसेंशियल और डिस्क्रिशनरी आइटम लाइक ट्रैवल, गैजेट्स, लग्जरी गुड्स, ठीक है, ये कम करने होंगे। लार्ज शेयर बेसिक नीड्स के लिए जाता है, फूड, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सेविंग, सेविंग क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन, अगर हाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बात हो रही है, ये इन्फ्लेशन की बात है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एबिलिटी टू सेव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी वीकन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। मेन ड्राइवर क्या है, इस साल टैक्स कट किया गया है। अगर आपका महीने का 1 लाख इनकम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा अचानक से, बट ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि चलो लॉस होगा तो होगा, बट बाकी लोग जितना पैसा बचाएंगे उसमें वापस खर्चा करेंगे, जीएसटी मिलेगा और जीडीपी बूस्ट होगा तो उससे वापस उसका पैसा बढ़ ही जाएगा। ये पूरा पूरा है ना आपका टैक्स का स्ट्रक्चरिंग है। ऑलमोस्ट आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, बट 12 लाख से जैसे ही आपका इनकम ज़्यादा होता है 15 लाख, आपको इसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 4 लाख तक का ही मिलेगा, फिर उसके ऊपर के पूरे पैसे पे अगर 12 लाख से क्रॉस करता है तो ये पूरा आपको लगा के इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अपकमिंग जीएसटी रैशनलाइजेशन, पीएम मोदी ने बोला है कि जो भी आपको जीएसटी देना पड़ता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसके ऊपर सेस भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, है ना। मे बी 2 स्लैब रहेंगे, एक स्लैब आपको 5% देखने के लिए मिल सकता है, एक स्लैब आपको 18% देखने के लिए मिल सकता है, और बाकी कुछ गुड्स पे 40% पे देखने के लिए मिल सकता है। बहुत कम गुड्स ऐसे होंगे जिसमें 40%। मेजॉरिटी ऑफ गुड्स विल बी क्लासिफाइड इन इधर 5% कैटेगरी और 18% कैटेगरी।
Expected benefit, lower inflation as tax burden on everyday consumption falls, boost to household disposable income by reducing effective prices, encourage greater compliance and makes the tax system simpler. एक्सटर्नल हेडविंड क्या होंगे? यूएस टैरिफ फ्रॉम अगस्त 27 2025 यूएस डबल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। यूएस ने इंडियन गुड्स पे टैरिफ डबल कर दिए, 50% कर दिया, 25% प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट वाला सेक्टर है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हिट मिलेगा, थोड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। जॉब्स और वेज कम होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक इफेक्ट से, जैसे मान लो ये एक स्लैब है ना, ऐसा स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, एक स्लैब रखा हुआ, इसको आप गिराओगे तो ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। इसी को आप क्या बोलते हो? डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। वो डोमिनो इफेक्ट, अगर एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वीक पड़ता है, वो बाकी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को वीक करेगा, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं है, वो सब चीजों के लिए यूज आप कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स, टू प्रोंग्ड अप्रोच। गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, इनकम टैक्स में कट कर रही है, जीएसटी को रैशनलाइज कर रही है, एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटी को मिटिगेट कर रही है। यूएस के बियॉन्ड भी हम अपना एक्सपोर्ट देख रहे हैं। चाइना से रिलेशन वापस अच्छा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा कंक्लूजन इज व्हाट एवर वी हैव ऑलरेडी टॉट, तो आप इसको समझ सकते हो। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत प्यारा टॉपिक है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए यूज होगा। प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और मेंस में आप भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट अगर डायरेक्टली नहीं आए तो भी मेंस में आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में या एक एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सकते हो। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, हर स्टेट, कौन सा स्टेट कितना एनर्जी एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहा है, एनर्जी का वेस्टेज नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। इसको रिलीज करने वाला है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, AEEE। कवरेज 36 स्टेट्स एंड यूटी का किया गया। 2023-24 का डेटा लिया गया, क्योंकि 25 में आपको 25 का डेटा अभी कहां मिलेगा, 25 कहां खत्म हुआ है। सेक्टर्स बहुत सारे लिए गए। एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स में देखी गई, इंडस्ट्रीज में देखी गई, म्यूनिसिपालिटी के सर्विसेज में देखी गई, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, पावर सेक्टर में जिसको डिस्कॉम, और बाकी सेक्टर्स में भी ये देखा गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? हेल्प ड्राइव एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए पॉलिसी बनाना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करना है कि एक स्टेट से बाकी स्टेट सीख सकें, प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेट लेवल डेटा कैप्चर एंड मॉनिटर ऑफ डेटा कैप्चर को और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। 4 कैटेगरी में स्टेट को बांटा गया। फ्रंट रनर्स जो 60% से ज्यादा मार्क्स लेके आए, अचीवर जो 50 से 60% लेके आए, कंटेंडर्स जो 30 से 50% लेके आए, और एस्पिरेंट जो कि लेस देन 30% लेके आए, उनको क्या बोला गया? एस्पिरेंट बोला गया। टॉप परफॉर्मर कौन है? टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट को एक तरह से सेव किया है ना, एनर्जी एफिशिएंटली काम किया। आसाम ने 1 to 5, त्रिपुरा ने लेस देन 1। सिग्निफिकेंस क्या है? सपोर्ट्स इंडियाज नेट जीरो टू 2070 गोल बाय प्रमोटिंग स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांजिशन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2002 में बनाया गया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी एजेंसी होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसका मिशन क्या है? पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज को डेवलप करना विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये इसका रोल रेगुलेटरी भी है और प्रमोशनल भी है। प्रीलिम्स में ये बी क्या है ये भी पूछा जाता है। अब लास्ट क्लास में हमने डीप ओशन मिशन के बारे में क्वेश्चन किया था, समुद्रयान प्रोजेक्ट, उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। आप आंसर को मैच कर सकते हैं और यहाँ से कंटेंट को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड रिस्क बिकमिंग अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? अलग अलग सब हेडिंग के बाद कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, आज के 2 क्वेश्चन हैं। एक आपको मिलेगा एनर्जी सॉवरेनिटी के ऊपर आप क्वेश्चन है, उसको लिखिए। दूसरा डिस्पोजेबल इनकम के लिए मिलेगा, उसको लिखिए। ठीक है, जो टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। फिर हम लोग मिलेंगे 2 सितंबर वाले एडिशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।